वो त्यागर विधानसभा के अंदर सरकार ये फैसला ले ले कि इनमें से कोई कर्मचारी नहीं जाएगा और रेशों के अनुसार और कर्मचारियों की नियुक्ति होंगी तो इन तमाम कर्मचारियों की नौकरियां बच सकती हैं। और मुझे उम्मीद परम आदरणीय कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी जो आपके शुभ चिंतक, आपके हकों की लड़ाई लड़ने वाले मेरे बड़े भाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, मैं भी मेरे बड़े भाई चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ हूं और ज्यादा न बोलते हुए फिर से मैं मेरी तरफ से एक ही बात कहूंगा, जहां हमारी जरूरत पड़े तन मन और धन से आपके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सतवीर बाना जी का। अब मैं ये निर्णय किया, आपसे बगैर बात किए, आपके बगैर कहे, आपका बगैर फोन है कि मुझे ये मामला उठाना। मामला है क्या? आपके बारे में कई प्रकार के शक और शंकाएं पैदा करते हैं। मैं आज वो शक और शंकाएं ही दूर करने आया हूं और कुछ नहीं। आपका मेरा प्यार समर्थन तो है ही, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं, सारे देश को पता। इसलिए मैं ना भी आऊं, 23 दिन से आप बैठे हैं, दूसरी जगह धरने पे जाए तो भी नहीं फर्क पड़ता। मैं तो वो शक और शंका, क्यों बुजुर्गवार कुछ और इलाके के बड़े बुद्धिजीवी लोग आज यहाँ आए। पीटीआई अध्यापकों की भर्ती के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला, कोई गड़बड़ झाला नहीं पाया गया। पहली बात। कई बार भर्ती इसलिए खारिज होती है, ऐसे तो रिश्वत ले रखी थी यहाँ। जैसे आपको याद हो जेबीटी अध्यापकों की एक नियुक्ति में हुई, वहां फाइंडिंग आई बाकायदा करप्शन में। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीटीआई अध्यापकों की भर्ती में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई गड़बड़ झाला, कोई घोटाला नहीं हुआ। नंबर 2 बात, कोई चयनित पीटीआई अध्यापक, ये सारे जो बैठे हैं हमारे छोटे भाई बच्चे, कोई चयनित पीटीआई अध्यापक ने कोई अनियमितता या हेराफेरी नहीं की, कोई इस प्रकार का इल्जाम न लगाया न साबित किया। तो ना कोई गड़बड़ झाला या भ्रष्टाचार था, ना किसी चयनित पीटीआई अध्यापक का कोई कसूर किसी प्रकार का चीटी भर का भी, सुई भर का भी था। नंबर 3, जो एसएस बोर्ड था उस समय का, जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन या मेंबरों के ऊपर कोई इल्जाम गड़बड़ झाले का ना लगाया ना साबित हुआ। तो 3 बातें राजेश बिल्कुल साफ है। नंबर 1, कोई करप्शन नहीं, इनका कोई कसूर नहीं, चेयरमैन और एसएस बोर्ड के मेंबरों का कोई कसूर नहीं। प्रक्रिया जो थी इनकी भर्ती की, उसके अंदर अनियमितता की फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने दी है, नहीं तो सिलेक्शन क्यों जाती? वो सुप्रीम कोर्ट के जज की मर्जी होती है, उन्हें लगे इनको नौकरी रख ले, उन्हें लगे इनको नौकरी न रखे। एक गड़बड़ हो गई, इनका दुर्भाग्य, हमारा भी दुर्भाग्य, तारा भी दुर्भाग्य और हमारा भी दुर्भाग्य, सरकार बदल गई। मौजूदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने शपथ पत्र में यह दलील नहीं दी और ना ही उनके वकील ने कहा कि पीटीआई की कोई नौकरी अब हरियाणा में इन बच्चों के बाद बची ही नहीं। अगर आप कोर्ट को खड़ा होकर सरकार का वकील ये कहे जनाब ये तो आखिरी यही है, इनके बाद कोई पीटीआई नहीं लगना हरियाणा में, क्योंकि एक काडर खत्म हो चुका, इसलिए अगर कोई प्रक्रिया में अनियमितता हो तो भी इन्हें नौकरी पे रहने दिया जाए मानवता के आधार पर और 11 साल, 10.25 साल के तजर्बे के आधार पर। तो 99% केसेस में जज साहब मान लेते हैं बात, उन्होंने कही नहीं। दूसरी, हरियाणा सरकार के वकील ने जानबूझकर षड्यंत्रकारी तरीके से या ऊपर से क्या इंस्ट्रक्शन थी मुझे मालूम नहीं,
ये भी नहीं कहा कि इनका जो 33% का प्रमोशन का रूल है वो रूल बेकार हो गया, क्योंकि जिस दिन ये सारे प्रमोट हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे या सेवानिवृत्त जिसे कहते हो जाएंगे, उसके बाद वो 33% प्रमोशन का कोई रूल का मान्यता ही नहीं, क्योंकि प्रमोट किसको करोगे, करे तो गए ही नहीं। ये दो बात अगर जोर से सरकार का वकील, आपके वकीलों ने तो जो अपनी दलील देनी है दी, सरकार का वकील कहकर और मानवता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज को ये अपील करता कि क्योंकि ना कोई भ्रष्टाचार है, ना इनका कोई कसूर है, ना चेयरमैन एसएस बोर्ड के खिलाफ कोई इल्जाम है, तो ऐसे में इन बच्चों को 10.25 साल के बाद जिंदगी की आधी उम्र में ये अब कहां जाएंगे? किसी ने लोन ले रखा है, किसी के बेटा बेटी शादी के लायक हो गए हैं, किसी ने और कोई कर्ज उठा रखा है, ज्यादातर नहीं 100% ओवर एज हो चुके हैं, नई नौकरी के लिए दरखास्त नहीं दे सकते, शादियां हो गई हैं, बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। इन्होंने 16,000 खिलाड़ी, जो ये कहते नहीं जोर से, आज मैं कहता हूं 16,000 खिलाड़ी हरियाणा के ट्रेन किए, तो वो 16,000 का सर्टिफिकेट भी वापस लोगे? अगर इनकी वापस ले रहे हो तो 16,000 का वापस ले लो, फिर पता चले हरियाणा में त्राही त्राही मच जाएगी। 16,000 खिलाड़ी इन बच्चों ने ट्रेन किए, उनमें से 16 तो ऐसे साथी हैं जिन्होंने देश की सेना में सेवा करके ये नौकरी पाई। दिलबाग खटखड़ का एक उदाहरण है, जाखड़ का, जिसने 6 उग्रवादी पूंछ के अंदर 2001-2 के अंदर मार गिराए और राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उसे वीरता पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में बुलाकर दिया, जिसके आधार पर फिर उसको हरियाणा सरकार ने पीटीआई लगा। तो क्या उसकी कुर्बानी और वीरता बेकार थी? एक और साथी है, मुझे बताने लग रहे थे, जिसकी दरख्वास्त देंगे अभी, ताजवाड़े और कारगिल वाले, इन्हीं की तरफ से मैंने देवीशीष को कहा है अब एक और एप्लीकेशन जो देनी है तो आपकी तरफ से देनी है, बताया होगा उन्होंने आपको, आपकी तरफ से वो दरख्वास्त जाएगी। ताज होटल पे जब उग्रवादियों का हमला हुआ तो इन्होंने रक्षा की, दूसरी जगह उग्रवादियों का कारगिल में झगड़ा हो अपना पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने रक्षा की, और अब खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को इनकी काबिलियत, वीरता, बहादुरी, कुर्बानी नजर नहीं आती। एशियाड के गोल्ड मेडलिस्ट भी है उसके आधार पे, इसीलिए तो कहा एक भी चयनित पीटीआई ऐसा नहीं जिसके अंदर कोई कसूर पाया। 35 से 36 पीटीआई ऐसे हैं जो कैंसर, हार्ट या किडनी की बीमारियों के शिकार हो गए। ऐसी तो कोई सरकार नहीं, किसी कर्मचारी को कैंसर हो उसके पेट पर लात मार, शायद 34 या 35 ऐसे साथी भी हैं, हो सकता है मेरी संख्या में 1-2 का गड़बड़ हो, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। कितने हैं? हाँ 39 हैं, 35 ने 39 ऐसे साथी। ऐसी जाबर जालिम सरकार हमने कभी नहीं देखी। जो कर्मचारी मर गया, मृतक हो गया, स्वर्गवास हो गया, दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी तो उसकी बेवा के और बच्चों के पैसे तक छीन रहे। क्या प्रभु से, परमात्मा से खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला, भाजपा और जजपा के विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को डर नहीं लगता कि एक अदालत हमारे ऊपर भी बैठी है जो सबसे बड़ी, वहां सबको जवाब देना पड़ता है। आप किसी मृतक कर्मचारी की बेवा का, उसके बच्चों का पैसा वापस काट रहे हो, इससे ज्यादा बड़ा घोर पाप क्या हो सकता है? और साथियों, मैंने एक बात पहले दिन ही कही थी, आज फिर दोहरा कर जाता हूं। रामेश्वर जोश में कह गया भाई साहब विधानसभा में उठाना, भाई साहब नहीं उठा सकते विधानसभा में, मैं तो मेंबर पंचायत में नहीं, तो इसलिए वो तो उठाएंगे कांग्रेस पार्टी के विधायक।
मैं नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी वहां एंट्री पे पाबंदी लगा रखी है, जैसे जर्नैल सिंह जी और के लगा रखी है, बैरियर से आके नहीं जाने देते। ठीक है ना, इनको भी नहीं जाने देते सर्व कर्मचारी संघ वालों को भी। तो इसलिए मैं आपको एक बात कह सकता हूं, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31 विधायक हैं। मैंने जब कानून का मसौदा बनाया तो जो प्रधान जी हैं अपने प्रांतीय, मैंने उनको ये भेज दिया उसी दिन, और मैंने उन्हें कहा भाई साहब एक मेमोरेंडम बनाओ इसके ऊपर, और हरियाणा के एमएलए के साइन करवाने शुरू कर दो। 31 तो हमारे, वो तो कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा 7 इंडिपेंडेंट हैं, 7 है 8 है जी, 7 है, 7 इंडिपेंडेंट भी कर देंगे, उम्मीद है मुझे। 31 और 7 38। जजप्पा के जो विधायक हैं उनके रोज बयान आते हैं, दादा रामकुमार गौतम से बाटा कर लो, मेरे को पक्का विश्वास है वो कर देंगे। मैं भी फोन कर दूंगा पंडित जी को, बबली भाई को भी कह दूंगा, हम पर रिश्तेदार है, गवांडी है, कुछ तो मानेगा। तो 6-7 वो हैं, 7 तो करेंगे 10 में से। 38 और 7 हैं, सारे हो गए पूरे। 45 में कानून पास हो हैं? एक अभय सिंह के करा लो, वो भी तैयार है करने को। 46 हो गए, मेजोरिटी होगी मेजोरिटी। जो बात व्यवहार की है मैंने वो बताई आपको। जब आपके पास ये 46 दस्तखत हो जाए तब बीजेपी के एमएलए के पास जाओ और जजप्पा के बाकी बोलो भाई तो मेजोरिटी है हमारे पास असेंबली की, इतना हम भी करो। जो नहीं करेगा उसका पता चल जाएगा तारे साथ कौन है, तारे खिलाफ कौन। थूक पिलाने से तो नहीं कुछ होना, आपके साथ कौन है और आपके खिलाफ कौन है, ये बात आपको दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। और मैंने आपको तरीका बता था, पहले हमारे 31 करा लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं। जब ये सारे दस्तखत हो जाए मेजॉरिटी, और मुझे ये बात खुली नंगी कहने में कोई एतराज नहीं, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल, एक होता है कानून का मसौदा जो सरकार पेश करती है, मैं तो हूं नहीं तो मैं पेश कर देता। तो प्राइवेट मेंबर्स बिल, और मैंने आफ्ताब अहमद विधायक को ये बात बुला के वो वकील समझा दी, राजेश को बताया था, उस दिन आया था नरवा। प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश कर दो, उसके साथ ये दस्तखत लगा दो 46। भाई जी 46 दस्तखत करें वो तो बहन वोट डालेगा, हो गया पास कानून। सरकार को लाना पड़ेगा, स्पीकर मना नहीं कर सकता। अगर मैं 46 दस्तखत करवा दूं, 46 की मेजोरिटी है, तो सरकार उस कानून को लाने को बाध्य हो जाएगी। बजाय आप अंदर प्रदर्शन हो तो करो, पर ये वाली बात भी करो जो मैं कह रहा हूं। मैंने आपको संख्या गिनकर बता दी। अगर आप इन 46 दस्तखतों में कामयाब हो जाते हो तो एक एमएलए प्रेजेंट कर देगा कि ये कानून है, ये पारित किया जाए। जब स्पीकर को अगर 10 एमएलए भी लिखकर दे दें तो भी उसे कानून वो पेश करना पड़ेगा। तो फिर वहां विधानसभा में या आप उसके हक में वोट डालोगे या उसके खिलाफ वोट डालोगे, सारी बात सामने आ जाएगी। बच्चों के साथ कौन है और जाति के साथ कौन है, ये बात। और भरत सिंह बेनीवाल जी